एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा यूनिट 2 फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है मौलिक अधिकार। तो इसमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे जो है ना मौलिक अधिकार दिए गए हैं। संविधान के अंदर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये जो है ना अमेरिका संविधान से प्रभावित रहे हैं। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका से लिए हैं। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। ठीक है। विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। क्या करते हैं मौलिक अधिकार? तो विधानमंडल यानी संसद जो भी कानून बनाती है ना उसको क्रियान्वित करते हैं। उस पर एक मतलब अगर वो मन चाहे कानून नहीं बना सकती, वो जो चाहे वो नहीं कर सकती। हमारे जो मौलिक अधिकार है ना वो उसको ऐसा करने से रोकते हैं। राष्ट्रीय कानून का मूल सिद्धांत है ये हमारे चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। चहुमुखी मतलब पूरे विकास के लिए आवश्यक है। जैसे कि राजनीतिक विकास हो, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, ये हमारे चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। तो हमारे 7 मूल अधिकार थे स्टार्टिंग में। फर्स्ट है समता का अधिकार। यह है सबको समानता का अधिकार, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक। सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 तक। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 तक। फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। फिफ्थ सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 से 30। सिक्स्थ संपत्ति का अधिकार, 31, जो कि अब हट चुका है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है और कहाँ जोड़ा गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भाग 12 के अंदर इसको ऐड किया गया है और ये है भाग 3 के अंदर। तो सेवन्थ हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। तो इसमें संपत्ति का अधिकार हट चुका है। तो अभी हमारे पास सिक्स्थ 6 मौलिक अधिकार है। तो मूल अधिकारों का महत्व, यह देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करते हैं। दूसरा, व्यक्ति की भौतिक व नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक स्थिति उत्पन्न करते हैं, मतलब उसको उसके विकास के लिए सुरक्षा मुहैया कराते हैं ना। थर्ड है ये व्यक्तित्व स्वतंत्रता के रक्षक है, मतलब हमारी खुद की स्वतंत्रता। अगर हमें किसी तरह की प्रॉब्लम है, कोई हमारी स्वतंत्रता की हानि कर रहा है, हमें सबकी तरह सेम ट्रीट नहीं कर रहा है, या हमें धर्म के जो हमारे कार्य हैं वो करने में रोक रहा है, तो हम इसके विरुद्ध एक्शन उठा सकते हैं। फोर्थ है वे देश में विधि के शासन की स्थापना करते हैं। ठीक है, विधि का शासन मतलब संविधान को लागू करते हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको बनाए रखते हैं ना ये। फिफ्थ है ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करता है। अब अल्पसंख्यकों के लिए भी ये अधिकार है जो शोषण के विरुद्ध है, समता के अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समान बनाता है ना। तो कमजोर जो वर्ग है उनके हितों की भी रक्षा करता है। सिक्स्थ है ये भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष छवि को बल प्रदान करते हैं। हमारा जो जो राष्ट्रीय है वो धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म है, तो उसकी छवि को भी ये बल प्रदान करते हैं, क्योंकि इतने सारे जो मूल अधिकार हैं वो सारे हमारे धर्म से रिलेटेड है जो हमारा अधिकार है। सेवन्थ है यह सरकार के शासन की पूर्णता पर नियंत्रण करते हैं, मतलब शासन ही सर्वोच्च नहीं है, हमारा जो अधिकार है वो उनसे ऊपर है, संविधान उनसे ऊपर है। तो एट्थ सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता की आधारशिला रखते हैं, समाज में न्याय और समानता को बनाए रखते हैं। नाइन्थ है व्यक्तिगत समान व राजनीतिक व प्रशासनिक प्रणाली में भाग लेने का अवसर, सबको समान अधिकार देते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सबको जो राजनीतिक भागीदारी के अवसर मिले। अब है मूल अधिकारों की विशेषता। तो पहला है कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए है, जबकि कुछ दोनों के लिए है, मतलब जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए भी और जो विदेशी हैं उनके लिए भी। सेकंड क्या है, असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी छूट है, स्वतंत्रता बोल दिया तो बिल्कुल छूट है, लाइसेंस मिल गया कुछ भी करने का, वैसा नहीं है। उसमें कुछ प्रतिबंध है, राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, पर अगर उचित नहीं है तो हम उनके खिलाफ ना न्यायालय में जा सकते हैं। थर्ड है सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध, हालांकि कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी उपलब्ध है, मतलब जो सारे जो मूल अधिकार है वो सरकार के एक पक्षीय निर्णय के विरुद्ध है, पर कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के खिलाफ भी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो आपको समानता से ट्रीट नहीं कर रहा है, अस्पृश्यता का जो है वो उल्लंघन कर रहा है, ये सब कर रहा है ना, तो हम उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। फोर्थ है ये न्यायोचित है, अदालत जाने की अनुमति है उल्लंघन पर। ठीक है, न्यायोचित है ये, अगर इनका उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय जा सकते हैं। फिफ्थ है उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा, व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय जाके इनकी जो गारंटी वो पा सकता है, मतलब औरों के लिए हम ऐसे किसी भी मामले के लिए ना सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पर अगर हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सिक्स्थ है स्थायी नहीं, शोषण संभव बिना मूल ढांचे को प्रभावित किए। स्थायी तो नहीं है, मतलब संशोधन तो इनमें हो सकता है, पर अगर मूल ढांचे को उल्लंघन हो रहा है तो नहीं होगा।
अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। तो हम इसको डीप में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनके डीप नोट्स भी आ जाते हैं कि समता के अधिकार को इसकी व्याख्या कीजिए पेपर में। तो हम इसको अब डीप में पढ़ने वाले हैं। जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, इनके बीच में क्या क्या आर्टिकल हमें दिए गए हैं। तो उसमें पहला दिया गया है हमें विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण। तो इसका मतलब क्या है? तो किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो नागरिक हो या नहीं, मतलब ये दोनों के लिए, नागरिक हो या विदेशी हो, दोनों के लिए है। तो विधि के समक्ष क्षमता का जो अधिकार है ये हमने लिया ब्रिटिश से, और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार हमने लिया अमेरिका से। तो इनका मतलब क्या है? तो विधि के समक्ष क्षमता का मतलब है किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। विधि के समक्ष क्षमता मतलब जो कानून है उसके समक्ष सब समान है, बच्चा बूढ़ा छोटा बड़ा सब समान है, विशेष अधिकार नहीं है किसी को भी। साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार, मतलब जो कानून बनाया गया है कि मतलब कि किसी को कुछ गलत कहने का ये कानून बनाया तो वो सब पे लागू होगा, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, ये इस तरह से काम करता है। कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा। पर जो दूसरा है विधि के समक्ष समान संरक्षण, इसमें विधियों द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों और अध्यारोपित दायित्व दोनों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार समता। इसमें मतलब ये है कि बच्चा बूढ़ा भी देखा जाएगा। जो अगर कोई छोटा बच्चे ने कोई काम किया है, मतलब छोटे बच्चे के हाथ से किसी की हत्या हुई है मान लो, तो उसका ये भी देखा जाएगा कि वो बच्चा है। पहले वाले में नहीं देखा जाएगा कि वो बच्चा है, विधि में लिखा है कि किसी की हत्या का ये दंड है तो वो उसको मिलेगा। दूसरे में देखा जाएगा कि किस परिस्थिति में हत्या हुई, बच्चा है बड़ा है क्या है, ये सब देखा जाएगा। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम। परिस्थिति समान है ना, तो फिर समान व्यवहार किया जाएगा, फिर भेदभाव नहीं होगा। अगर परिस्थिति समान नहीं है तो वो देखा जाएगा कि क्या सिचुएशंस थी क्या नहीं। सेकंड में ये देखा जाएगा विधि के समक्ष विधियों का समान संरक्षण में, विधि के समक्ष क्षमता में नहीं देखा जाएगा ये। तो सेकंड है कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो है नागरिकों के लिए, ये सिर्फ नागरिकों के लिए है, ये दोनों के लिए नहीं है। फर्स्ट वाला दोनों के लिए था। किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेंगे। मतलब हम वो नहीं कर सकते कि ये इस धर्म का है तो इसको ये काम नहीं करने को मिलेगा, ये इसका है वो नहीं करेगा। ये सिर्फ नागरिकों के लिए, विदेशों के लिए नहीं है। तो कोई भी नागरिक किसी व्यक्ति के साथ उपयुक्त आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, परंतु राज्य व व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध है। मतलब दोनों, अगर राज्य भी ऐसा कर रहा है ना कि ये इस धर्म का है तो ये नहीं कर सकता, ये उसका है तो ये नहीं, पर इसमें ना राज्य का कुछ छूट भी है। मान लो कि अगर कोई मंदिर है तो वो उस मंदिर में सिर्फ जो पुजारी होंगे वो हिंदू होंगे, ऐसा होता है। जो चर्च है तो वो ईसाई होंगे, क्योंकि इससे वो, वरना वो भड़कने की वो हो सकती है ना। या फिर कोई मस्जिद होगा तो उसमें मौलवी ही होंगे, हिंदू नहीं जा, हिंदू पुजारी नहीं बन सकते एक तरह से। जो मौलवी होते हैं वो, मतलब जा तो कोई भी सकता है। फिर थर्ड है आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, 14 से 18 तक है ना। तो राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन के लिए नागरिकों को समान अधिकार, मतलब अगर राज्य में कोई पद है उसके लिए समान अधिकार। लोक नियोजन में जो राजनीतिक पद है वो सब में, उसमें किसी में भी धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। ठीक है। फिर है अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 जो किसी भी रूप में इसका आचरण निषेध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडनीय है। इसको अगर कोई इसका वो करता है, आचरण करता है, व्यवहार में लाता है अपने, तो उसको दंड मिलेगा। फिफ्थ है उपाधियों का आर्टिकल 18, और ये हमारे समता का अधिकार का आखिरी आर्टिकल है। यह निषेध करता है कि सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब दो ही तरह की उपाधि मिल सकती है, एक तो सेना में उपाधि मिल सकती है और विद्या में उपाधि मिल सकती है। यह व्यवस्था की गई है पुरस्कार पाने वाले इसे नाम के साथ उपयोग नहीं कर सकते। मतलब कुछ लोगों ने बोला कि जो पुरस्कार है वो अपने नाम के साथ लगाते हैं। एक एग्जांपल दूँ तो जैसे पोपट लाल बोलता था गोल्डन क्रो अवार्ड, तो उस तरह से वो नहीं बता सकता, वो अपने नाम के सामने नहीं लगा सकते हैं वो अपने पुरस्कार के। वो पुरस्कार है पर पुरस्कार दिए जाने चाहिए। अगर किसी को पुरस्कार नहीं मिलेगा तो वो कोई अच्छा काम नहीं करेगा ना। तो पुरस्कार भी मिलते हैं, और दो ही तरह के उपाधियाँ मिल सकती हैं, वो है सेना और विद्या। और अब हमारा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, 6 अधिकारों की रक्षा। आर्टिकल 19 हमें 6 अधिकार देता ही है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, मतलब हम शांति से
और बिना युद्ध के मतलब बिना हथियारों के साथ सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा है संगम या संघ या सरकारी समितियां बनाने का अधिकार। ठीक है, किसी भी तरह की सरकारी समिति हम बना सकते हैं, सहकारी समिति सॉरी। फोर्थ है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवास संचरण का अधिकार, मतलब कि कभी भी हम कहीं भी जो हमारा जो भारत का पूरा हिस्सा है उसमें कहीं भी घूम सकते हैं। फिफ्थ है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार, हम वहाँ पर ज़मीन भी ले सकते हैं और रह भी सकते हैं। फिफ्थ है कोई भी वृत्ति व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, तो हम कोई भी कारोबार कर सकते हैं, बस केवल राज्य के खिलाफ, निजी नहीं है ये, मतलब ये राज्य के खिलाफ है, निजी नहीं है। अगर बोलें कि ये पर्सन मुझे ऐसे बोलने के अधिकार नहीं दे रहा है, ये वो नहीं कर रहा, तो हम वो नहीं कर सकते, ये राज्यों के खिलाफ है। अगर राज्य हमें बोलने का अधिकार नहीं दे रहा है, वो हमें कहीं घूमने नहीं दे रहा है, तो हम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इस पर नहीं कि हमारे पेरेंट्स हमें कहीं नहीं जाने दे रहे हैं तो हमारे मूल अधिकार का वो हो रहा है, वो नहीं, ये सिर्फ राज्यों के खिलाफ है। तो सेकंड है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि मतलब उसको अपराधी सिद्ध करना, तो उसके हिसाब से कुछ उसको संरक्षण भी मिले हैं। हमारी न्याय व्यवस्था इस पे चलती है कि एक मुजरिम को पकड़ने के लिए एक मतलब एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, भले ही 100 मुजरिम छूट जाए। इस हिसाब से हमारी न्याय व्यवस्था काम करती है। तो इसमें हमारे दोष सिद्धि के कुछ अधिकार भी हमारे पास, मौलिक अधिकार। तो आर्टिकल 20 क्या है, अभियुक्त या दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, दोनों के लिए कंपनी में परिषद का कानून व्यक्ति हो उसके विरुद्ध मनमानी और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान कर, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कंपनी में हो किसी की या कोई निजी हो, कोई ऐसी हो, या फिर किसी कंपनी या व्यवसाय या कहीं भी कोई काम करता हो वो, तो क्या अधिकार मिले इसमें, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। दूसरा दोहरी क्षति नहीं। तीसरा स्व अभिशेषण नहीं, इसका मतलब है कोई ऐसे कानून के लिए सज़ा नहीं मिल सकती जो काम उसने जब किया हो जब उस तरह का कोई कानून था ही नहीं, मतलब उस तरह की, जैसे कि मान लो वहाँ पर थूकने का वो है, मनाही है, पर जब उसने थूका था तब तो यहाँ पे मनाही थी ही नहीं, तो उसको इसके खिलाफ वो नहीं मिलेगी। जैसे कि कहीं जाने के लिए ना मनाही हो, पर जब वो गया था तब तो वहाँ पर जाने के लिए मनाही थी नहीं, तो कोई पूर्व पद कानून उस पर प्रभावी नहीं होगा कि तू जब तो गया था ना, नहीं वो नहीं माना जाएगा। तो दोहरी क्षति, एक ही वो अपराध के लिए उसको दो दो बार सज़ा नहीं दी जा सकती। और तीसरा है स्व अभिशेषण नहीं, मतलब कि उसको ये बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसके खुद का बयान मायने नहीं रखता कि हाँ मैंने किया था, उसको ऐसे ये बोलने के लिए हम टॉर्चर नहीं कर सकते। तो तीसरा है फिर इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो आर्टिकल जो 21 है वो किसी व्यक्ति या उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सिर्फ विधि द्वारा ही हमें हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, सिर्फ विधि के द्वारा ही हमें हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं, कोई भी हमें हमारी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता। तो फोर्थ है शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 का ये जोड़ा गया था बाद में, राज्य से 6 से 14 साल तक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, इसका निर्धारण राज्य करेगा, मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को ना निःशुल्क शिक्षा मिलनी अनिवार्य है, इसकी जो सुविधाएं हैं वो हमारा राज्य में उपलब्ध कराएगा। केवल आवश्यक शिक्षा, ना कि व्यावसायिक, मतलब सिर्फ 6 से 14 साल तक, मतलब जो आवश्यक शिक्षा है, मतलब शिक्षा है जो 9th तक हमें मिल सकती है, बस वही 9th तक फ्री है, बाकी उसके बाद पैसे लगते हैं, आपको भी पता होगा सरकारी स्कूलों में भी। फिफ्थ निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, वो था दोषसिद्धि और यह है निरोध और गिरफ्तारी से। तो आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तार एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। दो तरह के, दंड विषयक और निवारक। दंड विषयक क्या है, हिरासत जिसमें अपराध स्वीकार कर लिया, अदालत में दोषी ठहराया जा चुका, मतलब दो तरह की जो है गिरफ्तारी है, दंड विषयक और निवारक हिरासत। तो पहले में कि हाँ भाई उसको दोषी ठहरा चुके हैं अदालत, अब उसकी गिरफ्तारी बाकी है, तो वो दंड विषयक होगा। निवारक क्या है, बिना सुनवाई के जो दोषी ठहराया जाए केवल शक के आधार पर, शक के आधार पर किसी को गिरफ्तार करना, वो हो गया निवारक हिरासत। तो इस पर भी हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं। थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलाश्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है और उल्लंघन पर दंड मिल सकता है। तो यह है नागरिक व गैर नागरिक दोनों के लिए, राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा है, दोनों के खिलाफ है, राज्य नागरिक हो या गैर नागरिक हो, राज्य के खिलाफ है, व्यक्ति के खिलाफ, सबके खिलाफ ही अधिकार का हम यूज़ कर सकते हैं। तो दुर्व्यवहार मतलब मानव की जो तस्करी होती है वो, बेकार मतलब उसको कम श्रमिक में ज़्यादा काम कराना वो, और बाल आश्रम बच्चों से काम कराना, ये इसमें शामिल है। ठीक है, इसमें एक ही अधिकार है 23 से 24 तक है ना, मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का निषेध। ठीक है,
और है फिर कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। तो ये इसमें पढ़ लेते हैं, ये दो है ना, 23 और 24। तो कारखाना आदि में बालकों का नियोजन मतलब कारखानों में छोटे बच्चों का काम नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 24 जो है फैक्ट्री, खान या फिर अन्य परिसंकट में गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन प्रतिषेध करता है। ठीक है। फिर 2006 में जो सरकार ने घरेलू नौकरों के रूप में भी जो जैसे कि रेस्टोरेंट में, होटल्स में, इनमें भी दंड का वो कर दिया था, कानून बना दिया था। तो फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह आर्टिकल 25 से 28। तो इसमें भी हमें 4 अधिकार देखने को मिलते हैं। आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 है सभी व्यक्तियों को अतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक। मतलब सब अपने जो धर्म का उसका प्रचार कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब हम अपने धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं। आर्टिकल 26 हमें ये बता रहा है कि हम अपने धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जो भी कार्य इसमें सम्मिलित है। थर्ड है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। मतलब धर्म को बढ़ाने के लिए हम कर जो देते हैं ना, उनसे स्वतंत्रता है। हमारे करों का इस्तेमाल धर्म के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 27 है किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए कोई करों के लिए बाध्य नहीं करेगा। ठीक है। फोर्थ है धार्मिक शिक्षा के अनुपस्थिति का अधिकार। तो मतलब उपस्थिति से स्वतंत्रता, वही अनुपस्थिति का अधिकार। मतलब आप चाहें तो किसी धार्मिक कार्य में आपका मन है तो आप संलग्न हो सकते हैं, नहीं है तो नहीं हो सकते। आर्टिकल 28 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित की शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अगर कोई शिक्षा संस्थान है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा चलाई जा रही है तो उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं होगी, उनमें लागू नहीं है जिसका प्रशासन राज्य कर रहा हो लेकिन स्थापना विन्यास या न्यास के अधीन हो। मतलब कोई ट्रस्ट होता है ना, उससे उसकी जो स्थापना हुई है, पर अब जो राज्य उसको भी फंडिंग करता है, तो इसका मतलब उसमें दी जा सकती है। जैसे बहुत से स्कूल्स होते हैं जो कि सिख के होते हैं, बहुत से होते हैं हिंदू के, बहुत से मुस्लिम्स के होते हैं, तो वैसे स्कूलों में धार्मिक शिक्षा ही मिलेगी। फिफ्थ मौलिक अधिकार में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये भी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है इसमें। मतलब आर्टिकल 29 नागरिकों को बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति का सुरक्षण रखने का अधिकार। मतलब कोई बोली है उसकी या फिर कोई भाषा है, उसको संरक्षित करने का अधिकार है। राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायक प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। मतलब कि आपकी जाति है, धर्म है, तो आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते, वही है। तो सेकंड है शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार। ये एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, वैसे तो मुझे इसकी ज़रूरत तो लगती नहीं है। मतलब अल्पसंख्यकों के लिए, जो अल्पसंख्यक है वो उनके लिए, मतलब मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है क्योंकि जो नॉर्मल अधिकार है शिक्षा को बढ़ावा देना और अस्पष्टता, वो भी इसमें मतलब वो अल्पसंख्यकों के लिए भी है, पर ये अलग से भी एक जोड़ा गया है जो कि हमारे संविधान की एक विशेषता ही समझो। अल्पसंख्यकों को रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। मतलब वो भी अपने जो वो है उनकी स्थापना, संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और सरकार उनमें भेदभाव नहीं करेगी कि अल्पसंख्यकों का है। अब हमारा मेन अधिकार आता है सिक्स संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 जो इन सभी अधिकारों को प्रभावी बनाता है। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए ना हो। मतलब अगर कोई इन अधिकार को लागू ही नहीं करेगा, कोई ताकत है ही नहीं इसके पीछे, तो फिर कौन इसको मानेगा। तो हमारा जो न्यायालय है वो इनको शक्ति प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं मूल अधिकार है। ये हमारा मूल अधिकार है कि हम इनका संरक्षण का अधिकार कर सकते हैं, यही तो इसको वास्तविकता प्रदान करती है। उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक व गारंटी देने वाला है। बिना अपीली प्रक्रिया के, मतलब हम बिना अपील किए कि पहले हम लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इसके लिए। और हमारे अधिकारों के वो देने के लिए हमें 5 तरह की रिटें जारी करता है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश है, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेक्षण और फिफ्थ है अधिकार प्रेक्षा। तो ये कुछ रिटें जारी करता है सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।